नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मुझे जवाब चाहिए में आज बात होगी किसान आंदोलन। साथ ही सवाल होगा कि ग्रेटा थनबर्ग के खालिस्तान कनेक्शन का सच क्या है। क्यों ग्रेटा ने खालिस्तानी वेबसाइट का टूल किट शेयर किया। क्या जो दिल्ली में हिंसा हुई थी, 26 जनवरी की हिंसा की मैं बात कर रहा हूं, वो खालिस्तानी साजिश थी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस खून की खेती करती है, किसानों को भड़का रहा है विपक्ष। पूरे विपक्ष पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में आज प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि किसान नेता बताएं कि कानून के किस प्रावधान में कमी है। हम संशोधन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कानून गलत है। कहां उनको कमी लगती है वो बताएं। किसान नेता उस पर बात करेंगे, उस पर संशोधन करेंगे। अगर उसमें कुछ गलत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और वो ये भी सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून को बार बार काला कानून कह रहे हैं। क्यों, बताएं आप, क्या है इसमें काला। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि यह कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। इसके अलावा 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी दिल्ली में, उसका खालिस्तान कनेक्शन भी अब सामने आया। पुलिस को शक है कि हिंसा की प्लानिंग कनाडा में की गई, और वो कैसे की गई वो हम आपको अब समझाते हैं। हिंसा को लेकर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन यानी कि पीजेएफ के नाम का खुलासा हुआ है, और बताया यह जा रहा है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के पहले और बाद की रणनीति पहले ही बना ली थी। इसी रणनीति के तहत लाल किले में हिंसा हुई थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, और उसके बाद शर्मसार हो गए थे हम सब। ग्रेटा थनबर्ग ने AskIndiaWhy.com की टूल किट को शेयर किया था। AskIndiaWhy.com ये कनाडा बेस्ड एक वेबसाइट है, और इस वेबसाइट को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की रजिस्टर्ड वेबसाइट है। ये AskIndia.com पीजेएफ का को फाउंडर MO धालीवाल है। मो धालीवाल पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगे हैं। और आपको यह भी बता दें कि AskIndiaWhy.com पर किसानों से जुड़े प्रोपेगेंडा मटेरियल की भरमार है। इस टूल किट में इस बात का पूरा प्लान है कि आंदोलन कैसे करना है, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। इस टूल किट के जरिए आंदोलन को भड़काने की पूरी साजिश की गई थी। उस टूल किट की मैं बात कर रहा हूं जिसको ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था, और इसी मकसद से प्रोपेगेंडा के तहत यह डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये वो टूल किट है जिसको ग्रेटा थनबर्ग शेयर करती है। इसमें यह भी लिखा गया है कि 26 जनवरी को आंदोलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार 1984 जैसा कुछ कर सकती है। यानी कि इसमें सब कुछ भड़काऊ बातें लिखी गई हैं। इसमें पूरी प्लानिंग रिवील कर दी गई है कि कैसे होगा, क्या होगा, 26 जनवरी से पहले क्या होगा, 26 जनवरी के बाद क्या होगा, कैसे यह आंदोलन बढ़ेगा। अब आपको यह बताते हैं कि ये जिस मो धालीवाल की बात हो रही है, जो नया कैरेक्टर इस पूरी पिक्चर में सामने आया है, ये नया कैरेक्टर, ये मो धालीवाल कौन है? ये मो धालीवाल कनाडा के वैंकूवर में रहता है। धालीवाल का चाचा खालिस्तानी आतंकी था, यानी कि सीधे तौर पर इसका खालिस्तान कनेक्शन। धालीवाल का चाचा एनकाउंटर में मारा गया था। पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर किया था 1984 में एनकाउंटर हुआ था, जब खालिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया था, और वो खालिस्तानी आतंकी इस धालीवाल का चाचा था। 26 जनवरी को कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन किया गया था। 26 जनवरी को जब हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहा था, उस दिन कनाडा में भारतीय दूतावास के सामने भी प्रदर्शन हो रहा था, और उसको यही मो धालीवाल लीड कर रहा था। और उसी दिन धालीवाल ने कहा था कि असली लड़ाई भारत के टुकड़े करना है, यानी कि जो खालिस्तानी एजेंडा है उसको लागू करना है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों यह कहा जा रहा है कि क्या खालिस्तानी कनेक्शन है, और क्यों यह खालिस्तानी कनेक्शन की बात लगातार सामने आ रही है। इससे पहले कि मैं डिबेट की शुरुआत करूं, इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि आज के बड़े सवाल क्या हैं जो मैं अपने डिबेट के पैनलिस्ट के सामने रखूंगा। आपसे कुछ देर पहले कृषि मंत्री ने राज्यसभा में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस खून की खेती करती है। ये कहने का उनका आशय क्या था, ये मैं बीजेपी प्रवक्ता से समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पूरे विपक्ष पर आरोप लगाया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने, कि किसानों को भड़का रहा है विपक्ष। तो दूसरा सवाल ये कि क्या विपक्ष किसानों को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है?
और ये भी कह रहे हैं कृषि मंत्री कि अगर कानून सही है तो फिर आंदोलन क्यों। इस पर दो सवाल बनते हैं। इस पर एक सवाल सत्ता पक्ष से भी होगा कि अगर कानून सही है तो आंदोलन क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को। और सवाल विपक्ष से भी होगा कि अगर आंदोलन सही है तो भाई विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग। और एक और सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दिल्ली हिंसा खालिस्तानी साजिश थी? क्योंकि इस तरह की चीजें, इस तरह के सबूत, और जैसे कि ये विदेशी सामने आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ऐसा मटेरियल ट्वीट कर रहे हैं जो खालिस्तानी वेबसाइट का है, तो क्या इसके पीछे कोई खालिस्तानी साजिश है? क्या खाद पानी वहीं से मिल रहा है? इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ पूरा पैनल है। मैं सबसे पहले आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शिवम छाबड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार जी कृषि मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मटरू नागर जी, नेता भारतीय किसान यूनियन, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में एल.एन. राव साहब, जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवम छाबड़ा जी, मेरे सामने आज दो सवाल हैं जो मैं इस डिबेट के सामने रखूंगा। पहला सवाल तो ये कि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस खून की खेती करना जानती है। इस पर मैं आपसे सबसे पहले रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं ग्रेटा थनबर्ग के सवाल पर जाऊंगा आगे। ये कहने का क्या आशय है? कहने का आशय बहुत सीधा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जितनी है वो लगातार खून की खेती की बात कर रही है, लगातार इंस्टिगेशन कर रही है। एक किसानों के आंदोलन के नाम पे, किसानों की आड़ के अंदर में दिल्ली के अंदर में हिंसा हो जाती है, जाकर के लाल किले पर इस प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती हैं, और आप लगातार उस पर राजनीति करते जा रहे हैं। तो ये तो साफ सिद्ध होता है कि आपकी मंशा क्या है, मानसिकता क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र सिंह जी ने बहुत जिम्मेदारी पूर्वक बयान दिया और मैं समर्थन करता हूं। हम तो लगातार इस पूरी बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाह रहे हैं। किसानों का जो विषय है उनको बार बार एक बात के लिए कमिट कर रहे हैं कि जो आपके मन में संशय है, जो आपके मन में डाउट है, उसको आप इस हमारी बातचीत के माध्यम से दूर कर सकते हैं, दूर कर रहे हैं। लेकिन लगातार 11वें दौर की बातचीत समाप्त हो जाती है, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं एजेंडे के साथ में जब किसान भी आते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि साहब देश हित के अंदर में, उनके आंदोलन की आड़ के अंदर में अगर कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी समाज के विरोध, समाज को तोड़ने वाली शक्तियां अगर किसान के आंदोलन का आड़ लेती हैं तो कहीं ना कहीं देश का उसमें नुकसान है। तो ये तो समझदार जिम्मेदारी सभी की है। मेरी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी बनती है। देश हमारा है। पर विपक्ष का काम केवल आग में घी डालने का है और वो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, खून की खेती वो करने के उपद्रव है, करें। हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, और निश्चित रूप से जो दोषी हैं, जिन्होंने उस दिन खून बहाया है, निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा, उनको सजा मिलेगी। इस बात को मैं आश्वस्त। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि जो खून बहा वो कांग्रेस की साजिश थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि उस प्रकार के एलिमेंट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेम कुमार जी, ये कहा जा रहा है कि इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स को कांग्रेस सपोर्ट करती है, जो खून की खेती करते हैं, जो लोग खून बहा रहे हैं। ये सीधा आरोप है बीजेपी का। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अपने ही देश के आंदोलनकारियों को तरह तरह से डिफेम कर रहे हैं ये सत्ताधारी पार्टी। इसके बाद एक पुलिस या प्रशासन अपना काम नहीं, एक समझौता होता है किसानों के साथ कि इस किसान रैली निकालेंगे, किसान रैली निकालते हैं। लेकिन जो लोग एक दिन पहले से कह रहे थे कि हम लाल किला जाएंगे, वो जाते हैं, वहां पे झंडा फहराते हैं और फिर आराम से चले जाते हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज उसको थी जो पुलिस को उस वक्त अपना काम करने से रोक रही थी। गृह मंत्रालय जिसके अधिक पुलिस आती है उसको जवाब देना चाहिए। ये घटना होने दे करके उसको पूरा आरोप किसान आंदोलन पर मर देना, किसान नेताओं को करना, 200 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे हैं, और जो एक्चुअल में वो अंजाम दिया है, जो हमेशा देश में एक बदनुमा दाग रहेगा, उनको पकड़ने में पुलिस को इतनी देरी लग रही है। तो इस घटना को अलग करने के बजाय ये घालमेल करते हैं। अपनी जो नाकामी है उसका ठिकरा ये आंदोलनकारी। अब आ जाइए जैसे इंटरनेशनल साजिश,
इसमें कोई दो मत नहीं कि इंटरनेशनल साजिश तो हो सकती है, हो भी रही, लेकिन इस इंटरनेशनल साजिश को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? किसान रोकेंगे क्या? आप घड़ियाली आंसू इंटरनेशनल साजिश को क्या किसान रोकेंगे? किसान आंदोलन कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, इनकी कील बंदी है, पूरी दुनिया में फुटू करा दिया है इस मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, मैं सबके पास आऊंगा, सबसे मुझे एक इनिशियल रिएक्शन लेना है। मैं फिलहाल मथुर नागर जी के पास चल रहा हूं, मैं उनके पास चल रहा हूं क्योंकि मुझे सबसे एक रिएक्शन लेना है, फिर हम डिबेट को और आगे ओपन करेंगे। मथुर नागर जी, आपका रिएक्शन जो आज कृषि मंत्री ने राज्यसभा में कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई हम बात तो कर ही रहे हैं लगातार, फिर दिक्कत क्या है, कानून के किस प्रावधान में कमी आप वो बताइए, हम उसमें संशोधन करेंगे। लेकिन संशोधन करने का यह मतलब नहीं है कि कानून वापसी होगी, संशोधन करने का यह मतलब नहीं है कि कानून गलत है। काला क्या है ये बताइए। सबसे पहले तो बता दूं, पहले जो 11 दौर की वार्ता हो चुकी उसमें कृषि मंत्री जी को भली भांति बिंदुवार तरीके से समझा दिया गया है, इसमें क्या काला है क्या पीला है। खुद कृषि मंत्री जी 95% संशोधन पर 11वें दौर की वार्ता में आ जाते हैं, और फिर दोबारा से अगर कृषि मंत्री जी ये पूछते हैं कि हमें बताइए इसमें क्या काला है, वो सब आपसे कर लिया जाएगा। रही बात दूसरी, कृषि मंत्री जी के बस का कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी से इस देश के किसान को बहुत उम्मीदें हैं, और उस दिन से बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के हर वक्तव्य का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब मोदी जी आए और किसान की समस्या का समाधान करें। कृषि मंत्री जी की कोई हैसियत नहीं है, अब वो इसमें समाधान कर दें, किसान को संतुष्ट कर दें। और किसी बीजेपी के नहीं है मोदी जी से अलग, क्योंकि ना इनकी नीयत सही है ना इनकी नीति सही है। काला पेड़ा ढूंढने में लगे हुए हैं। 72 दिन हो गए, आज 150 किसानों की शहादत चलेगी। अभी तक तो कृषि मंत्री जी या बीजेपी के प्रवक्ता जी जो बैठे हुए हैं या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ये मानने को तैयार नहीं है कि पूरे देश का आंदोलन है, या ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। ये लाके ठीकरा फोड़ देते हैं, विरोधियों का है, विपक्षियों का है, बहका रहे हैं। अरे क्यों विरोधियों को मौका ही क्यों दे रहे हो बहकाने का? तुम आओ फ्रंट पे, बीजेपी का हर कार्यकर्ता फ्रंट पर, समझा? बीजेपी का वोटर ही तो बैठा रोड पे, ये नेता ही तो चमकीली कोठियों में बैठे हैं साहब। जो बीजेपी के नेता और मंत्री जिन्होंने एकदम स्वाद लेने के लिए चमकीली कोठियों में जो बैठे हैं, बीजेपी का वोटर है। आपसे संशोधन का विषय सरकार ने कह दिया है कि साहब को संशोधन करना है तो बता दीजिए, आपने उस पर कोई सहमति नहीं करी। कितना परसेंट संशोधन के लिए तैयार है, अगर आपको जानकारी हो तो? इस तरह का प्रपोजल भी दिया कि साहब 1.5 साल इसको लंबित कर देते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे, फिर जिद में खत्म करी सर, आपने जिद में खत्म करी, क्योंकि आपके मन में किसानों का हित नहीं है, आपके मन में राजनीति है, इसको स्वीकार कर लीजिए। आप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए सर, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। आप कह दीजिए कि राजनीतिक संतुष्टि पर हम इस बात को ऐसे नहीं मानने देंगे। अगर किसानों का हित आपके मन में हो, मुझे बताइए, लेकिन किसान को संतुष्ट कर लेता है, मुझे नहीं लगता है। इन तीनों कानूनों के अंदर में यदि किसान भाइयों को ये लगता है तो त्रुटि है, तो कमी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई कमी है तो आप सरकार को बताइए, कितनी कमी कीजिए, किसी बात में कितनी कमी होनी चाहिए। क्या है, लगा एडमेंसी है, इस प्रकार की जिद है, वापस कीजिए, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है क्या? उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया जा रहा है, सरकार की जिद नहीं है क्या? क्यों एमएसपी नहीं चाहिए किसान को? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन शिवम जी मेरे पास आपके लिए एक सवाल है कि ये जो परिस्थितियां इस वक्त उत्पन्न हो रही हैं, इन परिस्थितियों का फायदा विदेशी ताकतें उठाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि हमको ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से साफ हो गया है। ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट है उसमें जो टूल किट है, वो टूल किट एक ऐसी वेबसाइट से ली गई है जिसको एक खालिस्तानी समर्थक चला रहा है। वो शख्स जिसका चाचा पंजाब पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था, खालिस्तानी आतंकी था। आपको नहीं लगता कि विदेशी ताकतें अब इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? इसको जल्दी से रिजॉल्व किया जाना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। ये भी लगभग चीजें अब सामने आ रही है दिल्ली पुलिस की जांच में कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसमें भी पूरी साजिश थी, प्लान था, सब कुछ। आपके लिए बहुत
मैंने कहा ना, सरकार इस बात के लिए बिल्कुल सजग है और एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, शायद किसान भाई बहन भी इस बात को स्वीकार करते होंगे, अगर उनके आंदोलन का लाभ अगर विदेश की ताकतें इस देश के अंदर में किसी प्रकार के भी तोड़ने और मरोड़ने की स्थिति में लेती हैं और उसका लाभ लेंगी, जो अब कर रही हैं। आप कल्पना करिए ना कि कभी आपने देखा है कि एक किसान ट्रैक्टर लेकर के जो है पुलिस वालों के पीछे एकदम अपने तेजी से दौड़ाता है, सामना करता है, और उसके बाद जो जिन टिकैत साहब की हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उनके आंसू को तो राष्ट्रीय विषय बनाया जाता है, लेकिन जो पुलिस के जवान बेचारे जो इंजर्ड हो गए, जिनको चोटें लग गई, जो ऊपर से नीचे कूद पड़े, उनके घर वालों के उनके आंसू किसी ने देखे कि नहीं देखे? आपको टिकैत साहब के आंसू दिखाई दे रहे? किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देश को तोड़ने वाली कोई ताकत की कोई बर्दाश्त हमारी सरकार नहीं करेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की एजेंसियां लगातार इस विषय को बहुत गंभीरता से देख रही है। दोषियों को इस देश के अंदर में न्याय, मतलब उसको न्याय संगत में लिया जाएगा, इस बात का मैं विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन ठीक है, मैं एलन राव साहब के पास चलूंगा, क्योंकि एलन राव साहब दिल्ली पुलिस के 30 कतार अफसर रहे हैं और पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के रहे हैं, उनके पास चलूंगा। राव साहब, जिस तरह से दिल्ली पुलिस लगातार 26 जनवरी की बात खुलासे कर रही है और एक के बाद एक खुलासे सब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनाडा में कुछ खालिस्तानी साजिश, कुछ खालिस्तानी एलिमेंट इस तरह की साजिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन में कैसे घुसे इस आंदोलन में और कैसे हिट करें हिंदुस्तान को, उसकी इमेज को हिट करें। आप तो सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं, क्या समझ में आ रहा है अभी? जो पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने किया है, वो जो एक विदेशी जो महिला है उसके ट्वीट पर, और उन्होंने साथ में डॉक्यूमेंट भी आई थिंक वो काफी पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरी प्लानिंग बताई गई कि किस प्रकार से 26 जनवरी को हिंसा फैलानी है। और किसानों को सामने रखकर, किसानों को मैं समझता हूं कि इन्होंने एक मोहरा बनाया है और चाल कोई उनकी ओर है जो कि खालिस्तानी से और दूसरे जो अराजक तत्व है जो देश में, हमारे देश में विघटनकारी घटनाएं करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। जो विदेशों के खिलाफ, विदेशों से जो ट्वीट आ रहे हैं या और कोई मैसेज आ रहे हैं और किस प्रकार से सेलिब्रिटीज हमारे इस देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। बट ये केस दर्ज हुआ है, साइबर सेल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया और मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन में सारे खुलासे हो जाएंगे और उन खुलासों में पता लगेगा कौन कौन आदमी इसमें शामिल रहा है, कौन कौन आदमी इसमें फंडिंग कर रहा है। और फंडिंग की बात तो पहले ही किसानों के इस आंदोलन में काफी बार चर्चित हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो हमारे विघटनकारी ताकतें हैं, जो साथ में पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी हैं, वो जब देश की संप्रभुता की बात आती है या हमारे देश की एक यूनिटी की बात आती है, तब ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। ठीक है, किसानों के मांगे जायज है, नाजायज है, वो सरकार के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन इस प्रकार से देश को तोड़ने की बातें जो कर रहे हैं और ऐसे जो मैसेज कर रहे हैं, ये सारी बातों से पता लग रहा है कि क्या इसके पीछे क्या मंशा थी, किसकी मंशा थी, क्या कोई चाहता है। इसमें बातों में सब चीज अभी तक पब्लिक के सामने धीरे धीरे आया है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कौन इसके पीछे क्या उनका इंटेंशन है, क्या करना चाहते हैं हमारे देश के साथ में। ये हम सबको देखना चाहिए और पब्लिक देख भी रही है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? विदेशी ट्वीट कर रहे हैं, रिहाना ट्वीट करती है, ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट करती है, मिया खलीफा ट्वीट करती है, फिर ये पता चलता है कि ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट है, जो टूल किट है, उस टूल किट में पूरी प्लानिंग है। उस टूल किट में ये भी आगे लिखा है कि 14 फरवरी 15 फरवरी को क्या होना है, आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है। इन सब चीजों से क्या समझ में आता है? देखिए रोहित जी, बात क्या है कि इससे पहले भी आपको याद होगा हाथरस की घटना जब घटी थी तो उस वक्त इस तरह की बात सामने आई थी कि लड़की की लाश को रातों रात इसलिए जला दिया गया क्योंकि बहुत से पीएफआई और विदेशी ताकतें सब लोग रातों रात वहां पहुंचने वाले थे। तो लेकिन हुआ क्या? आज तक उस थ्योरी को पुलिस सामने ले आ पाई क्या? उस समय भी एक प्रोपेगेंडा हुआ था, विदेशी साजिश। बताइए, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके अदाह संस्कार में वो सब घटनाएं हुई, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को वहां घर तक जाने नहीं दिया गया। प्रेम कुमार जी, यहाँ तो सब सामने है। प्रेम कुमार जी, यहाँ तो सब सामने है। उस टूल किट में क्या क्या है, मुझे लगता है कि शायद आपकी नॉलेज में होगा। आप तो पढ़ते लिखते हैं, मुझे लगता है आपकी नॉलेज में होगा उस टूल किट में क्या था। देखिए बाद में जो कोई भी एक शख्स देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो समझ जाएगा उस टूल किट में क्या था।
आप एक बात समझिए, मैंने भी देखा है धनबाद के बाद वाले ट्वीट में जो टूलपुट इसमें है, उसमें यूएन जाने की बात है। गलत को गलत सहना तो सीख लीजिए, राजनीति फिर कभी कर लेंगे, लेकिन गलत को तो गलत सहना सीख लीजिए सर। गलत को गलत भी नहीं कह रहे हैं आप सुनिए, कोई गलत को गलत नहीं कह रहे हैं लोग। सुन लीजिए, गलत को गलत कम से कम आंतरिक मामला क्या होता है, किसान आंदोलन कर रहा है, आप समझिए। कहता है कि साहब इस प्रकार की साजिश को हम कबूल नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े हैं, साजिश की बात से निराकरण कर सकते हैं। साजिश पकड़ना सरकार का काम है, किसान का काम नहीं है, तो भी हमारे पास विपक्ष का काम नहीं है। लेकिन दुख की बात है, सामने लाइए, तब विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हो सकता है ना। सही कहा उन्होंने, खुलासा करना सरकार का काम है। इस नाम पर भोले वाले किसानों को जेल में डालेंगे और हम चुप रहेंगे, ये चाहते हैं आप? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान को जेल में डाल आप जबरदस्ती करना है कि जिनको किसान के बहरूपिया पत्र के हाथे बना दिया, जिनको किसान की वेशभूषा में आपने वहां भेजा था, तलवारें लेकर के, डंडा लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, ताकि पुलिस वालों को शरीर ला सके। आप किसी किसान कहते हैं, किसान हल जोतता है, किसान खेत में काम करता है, किसान तलवारें नहीं चलाता है, किसान तलवारें नहीं चलाता है सर, किसान तलवारें नहीं चलाता है, किसान डंडे नहीं चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, अपने खेत में चलाता है, किसी के शरीर में चलाता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए प्रेम कुमार जी, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो वीडियोस प्ले भी किए जाएं, मैं चाहूंगा वो वीडियोस चलाए भी जाएं। जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं, और इस हिंसा में ऐसा नहीं है, दिल्ली पुलिस ने अभी 25 शहरों को पॉइंट आउट भी किया है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और जो लोग वहां पे हिंसा करते दिख रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी धर्म से हो, कहीं के भी हो, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, या उसमें भी कोई दिक्कत है? यहाँ पर पूर्व पुलिस अफसर भी पैनल में मौजूद हैं। मैं उन्हीं वीडियो पर बोलना चाहता हूं कि ये जो वीडियो घटना घटी है, इस वीडियो में जो कुछ भी आया, ये एविडेंस है, ये कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, और जो कुछ भी कल्प्रिट है उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो का इस्तेमाल आज परसेप्शन बनाने के लिए टेलीविजन चैनल में किया जा रहा है, परसेप्शन बनाने के लिए। अरे यही वीडियो कहता है कि वो निर्णय लेने वाले लोग, पुलिस के अफसर, मंत्री मंत्रालय इस घटना को होने क्यों दे रहे थे? दो लाल किला का गेट बंद था, क्यों बंद था? विघटनकारी शब्द वहां पहुंचे कैसे? लाल किले की सुरक्षा कहां रह गई? ठीक है, मुझे डिबेट में निरंजन पोद्दार जी को भी शामिल करना है, वो भी इस पर अपनी राय रखना चाह रहे हैं। निरंजन जी अपनी बात रखिए, फिर मैं मटरू जी के पास चलूंगा, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। निरंजन जी बोलिए, आपको नजर आता है इसमें कुछ विदेशी साजिश नजर आ रही है आपको, या फिर आपको ये भी लग रहा है कि जो ये खालिस्तान वाला है, ये सिर्फ एक बनाया हुआ, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, या लग रहा है कि कुछ सच्चाई है इसमें? ऐसा है मन्नू जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है, निरंजन जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। ऐसा है मन्नू जी, पिछले 70 साल में देखिए आप, अब जितने भी किसान आंदोलन हुए, चाहे आप श्रीगढ़ी है जिसके अंदर 10-5 आदमी ना मरे हों, गोलियां ना चली हो, और ये जो अभी जो प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं, या जो कांग्रेसी नेता जो बोल रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर भी गोलियां चले, और इनको सबसे ज्यादा खटक रही है कि ये सरकार इतनी सहनशीलता की प्रकाष्ठा कैसे कर रही है। और सरकार ने जो किया, जो 72 दिन के अंदर, अभी भी इनका जो इतना बड़ा कृत्य जो 26 जनवरी को हुआ, जिसको सरकार ने सहन शक्ति दिखाई, अपनी सहनशीलता दिखाई, दिल्ली पुलिस ने अपने शरीर पे घाव लिए, किंतु वहां पे अटैक नहीं किया। और ये जो कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, ये कहां गए, वो कहां गए, पुलिस के निर्णायक लोग कहां गए, मैं जवाब देना चाहता हूं इस बात का। मंदू जी, आप मुझे एक बात बताइए, उस दिन जिस इतने भारी भरकम बसों को खिसका जा रहा था, ट्रैक्टरों से धकेला जा रहा था, कंट्रोल कर सकता है? वहां से मैदान छोड़ना उसकी मजबूरी है कि नहीं है? अब दो रास्ते हैं कि या तो वहां गोली चला या मैदान छोड़ दे। तो दिल्ली पुलिस ने वही किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस और ये सरकार इतनी संवेदनशील थी कि हमारी गोली से एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए, जबकि अपोजिशन की ये एक क्रोनोलॉजी थी। आप इस चीज
एक ट्रैक्टर एक्सीडेंट के अंदर एक बलवानी, एक दंगाई मारा जाता है, एक उपद्रवी मारा जाता है, और उसके 15 मिनट बाद में एक लुटेन्स गैंग के एक व्यक्ति के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक किसान शहीद कर दिया गया, और उसके बाद में ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड करता है कि किसानों का संघार, भारत के अंदर किसानों का नरसंहार। उसके बाद में ये जो रेहाना है, ये जो ग्रेटा है, ये जो मिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये जो है ये सारे के सारे मैदान में आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार ने अपनी सहनशीलता और संवेदनशीलता से इन सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आप देखिए मनु जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ, 26 जनवरी की शर्मनाक घटना के बाद में जो सही किसान थे वो आंदोलन छोड़ करके चले गए हैं, वो अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन ये जो एजेंडाधारी हैं, जो इस चीज के जनक हैं, वो ये चाह रहे हैं कि बिना गोली चले हुए ये आंदोलन कैसे खत्म हो जाए। वो ये चाहते हैं कि इसके अंदर गोलियां चले ही चले ताकि हमें इस सरकार को बदनाम करने। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं मनु जी, सरकार निरंजन जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नाम रोहित है, रोहित पुनेठा। बात पूरी कर लीजिए। सॉरी मोहित जी। मोहित जी, अभी रोहित 95% आ गए हैं, दूसरी तरफ से 5% भी नहीं पहुंच पाए हैं जी। रोहित पुनेठा, ठीक है, आपके कनेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास वापस आऊंगा। इस वक्त की हेडलाइंस पहले देख लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे कि क्यों जो विपक्ष है उसको ये विदेशी साजिश एक प्रोपेगेंडा लग रही है। इस पर भी हम सवाल करेंगे, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ एलन राव साहब भी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह के एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, और जिस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई में इसके पीछे कुछ सच्चाई है। इसको भी हम जानेंगे। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के चक्का जाम पर किसान मोर्चा का बयान सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि कल दिल्ली एनसीआर में वो चक्का जाम नहीं करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं करने का ऐलान किया है किसान मोर्चा ने, और साथ ही ये वादा भी किया है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। सिर्फ हाईवे पर किसान चक्का जाम करेंगे, दिल्ली एनसीआर, यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे किसान, और ये वादा भी किया है कि चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम करें। जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे हैं। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। तो उनके लिए भी तो फिर नहीं उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में रखा है उनको। कहाँ करेंगे? और पूरे देश भर में। और दिल्ली में नहीं? दिल्ली में तो होता ही नहीं, दिल्ली में कहाँ चक्का जाम, यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हुआ आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह, बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई, हिंसा कौन करेगा? नहीं होगी, जो भी होगा शांतिपूर्ण तरीके से होगा। हम अपने सवाल पर वापस लौटते हैं। पूरा पैनल मेरे साथ है, पूरे पैनल को स्क्रीन पर रखा जाए। मैं चल रहा हूं एलन राव साहब के पास। राव साहब, अब आपने सुना यहां पर बातचीत, सारी बात आपने सुनी भी। कुछ लोगों का यह मानना है कि नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ नहीं है जो ये हो रहा है, जो ट्वीट्स हो रहे हैं, या जो साजिश, खालिस्तानी साजिश की बात सामने आ रही है। लेकिन जिस तरह की चीजें सामने हैं, जिस तरह के एविडेंसेस सामने हैं, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने भी चीजों को अभी तक सामने रखा है, आपकी जो रीडिंग है वो क्या कहती है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या फिर इसके पीछे कोई इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की साजिश रच रहे हैं देश के खिलाफ इस आंदोलन की आड़ में? रोहित जी, जो लोग इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं वो खुद प्रोपेगेंडाकारी हैं। ये तो साबित हो गया है, जो टूल किट है, जो इनका महिला ने जो कि टूल किट इस पर मिला है, बल्कि उन्होंने जब बाद में पता लगा कि मैं पकड़े जाऊंगी तो उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन वो रिट्रीव हो गया। टूल किट में पूरी की पूरी बातें लिखी हुई है, 26 जनवरी से पहले का है वो, और वो चीजें, सारे के सारा प्रोग्राम, पूरा टाइम टू टाइम
जिसे कहते हैं कि जो एक बड़े वीआईपी प्रोग्राम में होता है, इतने बजे ये होगा, ये इतने बजे ये, कौन कौन जिम्मेवारी है, क्या ये सारा टूल किट में वर्णित है। और वो का वो अगर हुआ है तो ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? इसका मतलब प्लानिंग बहुत पहले से थी, उनको मालूम था कि 26 जनवरी में करना है, और वो ये डेफिनेटली चाहते थे कि यहाँ पे गोली ने बड़ा संयम लेते हुए, क्योंकि अभी तो ये कह ही रहे हैं कि गोली नहीं चली, लाल किला पे गोली क्यों नहीं चलाई? अरे भाई, गोली चला देते तो ये जो अभी जो बात हो रही है उससे और ज्यादा बड़ा हंगामा हो जाता है। लेकिन जो लोग इसको प्रोपेगेंडा समझ रहे हैं, उनको समझ आनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। लोगों के विघटनकारी हाथों में देकर हमारे देश की जो आंतरिक व्यवस्था को उसको डिस्टर्ब करना बहुत इनके बिल्कुल गलत बात है, खिलाफ है, गैर कानूनी है, और पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है। वेजिंग वार जैसी धाराएं लगाकर केस दर्ज किया है, और इसकी साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो आदमी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसे कोई हिम्मत दोबारा ना कर सके। ये किसानों के आंदोलन को मीडिया बनाकर उसके मद्देनजर रखकर जो 26 जनवरी को जो वायलेंस किया है उसके आगे करने की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि 26 जनवरी तक रुक गए, अभी और ज्यादा पॉलिटिकल लोग इसके साथ में लामबंद होकर ये जो देश की सुरक्षा के बारे में हम ये सोच रहे हैं, ये इनकी प्लानिंग कभी सफल नहीं हो सकती। देश की सरकार, दिल्ली पुलिस ये पूरी सजग है, और मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्यों में पूर्ण उतरेंगे, और ऐसी कोई इनकी मंशा है जो पूरी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपको क्यों प्रोपेगेंडा इसमें नजर आ रहा है? देखिए, एक तो बात बोल रही है कि जो दिल्ली में कुछ हुआ, ये एक साजिशन हुआ, ये बात सब लोग मान रहे हैं। और पहले से एक खालिस्तानी संगठन बोल करके कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे, और उसको वो एग्जीक्यूट करता है। अब दिल्ली पुलिस की इससे बड़ी नाकामी का उदाहरण क्या होगा कि कोई खालिस्तानी संगठन अपील करता है और वो काम को नहीं, अगर पुलिस उस दिन गोली चला देती तो फिर आप ये कहते कि किसानों को गोली मार। जनाब, गोली आई क्यों ये नौबत? ये सवाल है। वहां उस जगह तक ये लोग पहुंचे, यही तो सवाल है कि आई क्यों नौबत? जब किसानों ने वादा किया था कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, तो नौबत आई क्यों? क्यों रूट से भटका आंदोलन? आप फिर मूल पे आइए ना, फिर बीच में मत जाइए, मूल पे आइए। क्यों अपनी बातों पे नहीं रहे किसान? क्यों पहुंच गए वहां पर? क्लैरिटी रखिए कि किसानों ने उस रूट को फॉलो किया, और उन लोगों ने फॉलो नहीं किया जो एक दिन पहले से कह रहे थे कि हम इसको नहीं माने। तो पुलिस के रुपया को और सरकार को पता नहीं था कि वो लोग नहीं मानेंगे। 18 किलोमीटर चल करके आए, तो आपने आने दिया, आप उनको बॉर्डर पर नहीं रोक सकते थे क्या? लेकिन आपने नहीं रोका, होने दिया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, सब एक खालिस्तानी संगठन आदेश देता है, साजिश करता है, और उसको होने दिया जाए। आपने तो वादा किया, अभी खुद पता है ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। दिल्ली दंगे में भी यही नाकामी दिखी थी, आज भी ये नाकामी दिख रही है। और ये पुलिस की नाकामी नहीं है, ये पुलिस को निर्णय देने वाले गृह मंत्रालय की नाकामी है, वरना दिल्ली पुलिस का तो शानदार इतिहास रहा है। रोहित जी, इनका डबल स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। मैं आपको एक चीज में रोकना चाहूंगा, प्लीज। मैं आ रहा हूं आपके पास। समाज को तोड़ने वालों के जो हौसले बुलंद होते हैं ना, वो बहुत दुखद हो जाता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन में बात करते हैं आप लोग। अरे शर्म किसको आनी चाहिए? देखिए, लाल किले तक की रक्षा नहीं कर पाए, भूल गए। शर्म आनी चाहिए हमें। लाल किले तक की रक्षा नहीं कर पाए, बड़ी चश्मा देश की रक्षा करोगे, शर्म आनी चाहिए। कभी चाइना धमका रहे, कभी पाकिस्तान धमका रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में बस्तियां बस रही है। आप लोगों को देश के संविधान पर भरोसा नहीं, आपको देश की सरकार पर भरोसा नहीं, आपको देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको देश के पुलिस पर भरोसा नहीं। किसको भरोसा है? राहुल गांधी किस पर बताइए मेरे को आप। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए अपनी बात। कर लीजिए आप लोग, चाहिए ना, क्या नहीं बातें। ठीक है, निरंजन पोद्दार अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं मटरू जी के पास जाऊंगा। बीच में उनका क्वेश्चन कर दिया था। घोषणा कर दी। मुझे एक बात बताइए कि हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। हेलो, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, बताइए जो रामपुर के अंदर जहां कल प्रियंका गांधी जी जिस आंदोलनकारी से मिलने गई हैं, जिनकी मौत हो गई थी, पार्टियों पे वो कहां बैठा हुआ था?
था जिसने वहां टक्कर मार करके और ट्रैक्टर को एक्सीडेंट किया और वहां पे वो उसमें मृत्यु हुई वो एक्सीडेंट के अंदर, जिसके लिए प्रियंका जी कल आंसू बहाने के लिए रामपुर तक पहुंची है। वो कहां प्रदर्शन कर रहा था? वो गाजीपुर में प्रदर्शन कर रहा था। और जो दीप सिद्धू है जो घोषणा कर रहा था 25 तारीख को, वो कहां घोषणा? तो मुझे एक बात बताइए, जो लाल किले के अंदर जो 3,500 से ज्यादा पब्लिक जो घुसी थी, इनको कैसे पता कि ये वही लोग हैं जो कल 25 जनवरी को घोषणा कर रहे थे? इसका मतलब प्रेम कुमार जी कहे वो ही सही। अब मैं बताता हूं आपको। आप मुझे एक बात बताइए रोहित जी, ये प्रेम कुमार जी कह रहे हैं लाल किले की रक्षा की सरकार नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई। मुझे एक बात बताइए, इस सरकार ने पाकिस्तान की भीगी बिल्ली बना दी है। पिछले 3 साल से पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। अभी पाकिस्तान भूल जाइए, अभी खालिस्तान की बात कीजिए। पाकिस्तान भूल जाइए, अभी खालिस्तान की बात कीजिए, क्योंकि ये साबित हो रहा है कि ये खालिस्तानी साजिश है। ये साबित हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं खालिस्तानी साजिश है। घुसने के लिए मजबूर कर लेकिन दिया क्यों है? लेकिन क्यों है? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, मटरू जी के पास चल रहा हूं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। मटरू नागर जी, आप अपनी बात रखिए, बोलिए क्या कह रहे हैं? बड़ा रहे, हम आपकी उपलब्धि सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ, ना हम आपके तारीफ के कसीदे सुनने के लिए बैठे। हमें तो सीधा ये बता दो, किसान का संशोधन या किसान की समस्या का निवारण कब कर रहे हो? कब किसान की समस्या का समाधान कर रहे हो साहब? ये बता दो बस। ये किसान अपने घर को चला जाएगा। हमें तुम्हारी तारीफ नहीं सुननी, ना तुम्हारी पॉलिटिकल नीति में पढ़ना। ये किसान प्रधान देश है या कारपोरेट प्रधान देश है? सबसे बड़ी विडंबना रोहित जी, रोहित जी, सबसे बड़ी विडंबना इस किसान प्रधान देश में एक किसान को ये प्रूफ देना पड़ रहा है किसान हूं, भारतीय किसान हूं जी। बताइए शिवम छाबड़ा, इसका कुछ जवाब है आपके पास मटरू जी के? वो रोहित जी, हाँ। नहीं, मैंने केवल ये कहा कि सरकार ने लगातार 11 दौर की बातचीत करी, उनमें अलग अलग तरीके के फॉर्मूले दिए गए। ये भी कहा गया सब संशोधन जिस प्रकार से करना है वो बता दीजिए, सरकार करने को तैयार है। आप ये तो मान रहे हैं ना, आप ये तो मान रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, किसानों को मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर ऐसे में तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना कि आंदोलन को खत्म कराएं, ताकि जो फ्रिंज एलिमेंट हैं या विदेश में बैठे जो लोग हैं या फिर खालिस्तान का जो नाम सामने आ रहा है, वो लोग ये इस तरह की साजिश रची ना पाए ना। उसके लिए आप रास्ता निकालिए जल्दी से जल्दी। 73 दिन हो गए हैं, 11 दौर की बातचीत हुई है, लेकिन हल तो नहीं है ना। जब तक हल नहीं निकलेगा कैसे बात बनेगी? कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश की स्थिति को देखते हुए, किसान आंदोलन की स्थिति को देखते हुए ही 11 दौर की बातचीत के अंदर बार बार आपसे कह रहा हूं कि सरकार ने एक ने दर्जनों फॉर्मूले दिए सर। ये भी कहा कि जिन 2 ऑर्डिनेंस के ऊपर में किसानों को संशय था कि साहब ये आएंगे तो उनका नुकसान हो सकता है, सरकार ने उसको भी वापस ले लिया। फिर सरकार ने ये भी कहा कि साहब इसमें कोई और आपको अमेंडमेंट करना है वो भी हम करने को तैयार है। फिर सरकार ने ये भी कहा कि अगर आप जो डेडलॉक बन गया कि साहब 1.5 साल को लंबित कर देते हैं, कमेटी के पास चले जाते हैं, वो भी करने को तैयार है। बीच में सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे समीकरण के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करी, उस पर भी किसान संगठनों को भरोसा नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि डेडलॉक खत्म कैसे होगा जब तक किसान संगठन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। और कल्पना करिए कि वे बार ललन राव साहब अभी से नहीं, लेकिन ये बात तो सच है ना सर कि किसान आंदोलन में देश विरोधी ताकतों को मौका दिख रहा है। अगर इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, अगर इस तरह की टूल किट सामने आ रही हैं जिसमें ये पूरी बात है कि कैसे आंदोलन आगे बढ़ना है, क्या होना है, तो फिर वो खत्म कैसे होगा? एक पंजाब में बॉर्डर स्टेट है रोहित जी, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक सेंसिटिव प्रदेश है। अगर उस प्रकार का एलिमेंट उस पूरे आंदोलन में घुसेगा जहां के बहुसंख्यक किसान उसका हिस्सा है, आप कल्पना करिए कि देश किस प्रकार से ठीक हो जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते कि देश में किसी प्रकार का भी कोई डिवीजन रहे, किसी प्रकार का भी कोई वॉलेट रहे। लगातार हम इस बात पे वाद विवाद कर रहे हैं, हम चर्चा करके इस मामले का सुलझाना चाहते हैं, लेकिन किसान संगठनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी हो। ठीक है, एलन राव साहब, जब टूल किट में इस बात का जिक्र है, कि 26 जनवरी को क्या होना है, जब टूल किट में इस बात का जिक्र है कि आगे आंदोलन कैसे बढ़ना है,
तो क्या पुलिस की जांच में यह भी सामने आ सकता है कि क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जो बीच में छुपकर बैठे हुए हैं? जयचंद, मैं उनको कह रहा हूं। बिल्कुल रोहित जी, ये जब जांच पूरी होगी तो देखना सब कुछ समझ में आ जाएगी। कौन जयचंद है, कौन इसको आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कौन पीछे से है, कौन चुपचाप बैठे हैं और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का इन पर सपोर्ट है, ये सारा सामने आएगा। जांच का विषय है। लेकिन एक बात मैं प्रेम कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं। अभी जो प्रेमकांत जी ने कहा कि लाल किले पे जाने वाले थे कोई और आदमी थे, किसान नहीं थे, लेकिन अब किसान अब कंडीशन लगा रहे हैं कि बातचीत तो तब होगी जब ये जो आदमी पकड़े गए हैं, उनके जो लाल किला में आदमी पकड़े हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो वो अगर किसान है तो छोड़ने की कंडीशन क्यों रख रहे हैं? उसके अलावा जो किसान कई बार अपनी उसमें कहा है, बाइट्स में है, उनकी बाइट्स हैं कि हम लाल किला तक जाएंगे। तो अब ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि वो जो लाल किला पे गए थे वो कोई और आदमी थे, बाकी कई और जो थे वो किसान आंदोलन वाले आदमी थे? ऐसा नहीं है, क्योंकि लाल किला का जो इंसिडेंट हुआ है, भले ही वो ये कह रहे हैं कि वो पुलिस नहीं रोक पाई, लेकिन देखिए ना, पुलिस के सामने वादा करने के बाद, जो कंडीशंस को मानने के बाद किसान नेताओं ने उस कंडीशन को नहीं माना, ना टाइम को माना, ना रूट को माना, ना स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ होगी वो नहीं माना। 37 पॉइंट पे एग्री किया था इन लोगों ने, लेकिन वो नहीं माना। इसका मतलब यह है कि किसानों को इन्होंने यूज करके जानबूझ के चाहते थे कि लाल किले पे ऐसे इंसिडेंट किया जाए ताकि पुलिस गोली चलाए और पुलिस की फिर बदनामी हो, सरकार की बदनामी हो। ठीक है, इस पर एक क्विक रिएक्शन प्रेम कुमार जी, इस पर क्विक रिएक्शन। आप जो वकालत कर रहे हैं ना कि नहीं वो नहीं है, वो कोई और है, वो कोई और है, बताइए ना, फिर उनकी रिहाई की मांग क्यों की जा रही है और वादा तोड़ा किसने? किसानों ने तय रूट पर ही जुल्म प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर रैली निकाली। जिन लोगों ने 18 किलोमीटर की दूरी तय की, जगह जगह बैरिकेड्स तोड़े, उन लोग ये तो फिर वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई प्रेम कुमार जी। चित भी मेरी, पट भी मेरी और खड़ा सिक्का भी मेरा। कोई मतलब नहीं था और ये सबके सामने स्पष्ट था। इस बात का घालमेल जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि निर्दोष किसानों को फंसाया जाए। बताइए, इसमें 80 साल का किसान आज जेल में है इसी आरोप में। 80 साल के किसान जो कि धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप जो कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, सुनिए, आप कह रहे हैं कि जो अंदर घुसा है वो किसान नहीं थे, तो फिर कल प्रियंका गांधी जिनकी अंतिम अरदास में गई थी वो कौन थे? वो उनकी डेथ तो अंदर हुई ना? उनकी डेथ अंदर हुई है। हाँ, लेकिन आप इस बात को समझिए, निश्चित रूप से आज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहता है कि उनको गोली नहीं लगी और इस वजह से राजद्रोह का मुकदमा पत्रकारों पर लगा है। लेकिन मैं याद दिला कि बलात्कार नहीं हुए, लेकिन बाद में साबित हुआ और सीबीआई उसी राह पर उस पर केस चल रहा है। ये मामला भी जो दूसरा मामला बताइए, इसकी बात कीजिए ना। आप कह रहे हैं कि जो अंदर था वो किसान नहीं था। आपने कहा जो अंदर था वो किसान नहीं था। आपने कहा जो अंदर था वो किसान नहीं था। तो फिर जिस शख्स के घर प्रियंका गांधी गई वो कौन था? वो तो अंदर था। सहानुभूति जताने गई प्रियंका गांधी। चलाता हुआ नौजवान था जिसको गोलियां नहीं। तो आप तो कह रहे हैं कि किसान तो रूट पर था। आप तो कह रहे हैं किसान रूट पर था, अंदर था ही नहीं। रूट पर किसान थे, निश्चित रूप से थे, लेकिन वो तो अंदर था। जो युवक मारा गया है, देखिए, जो युवक मारा गया कि ट्रैक्टर उलटने से मारा गया, यह क्लियर नहीं है। वो ट्रैक्टर पलटने से मारा गया। सीसीटीवी फुटेज है, दिल्ली पुलिस ने जारी करी है। उसकी सीसीटीवी फुटेज जारी की है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। मत बोलिए, और वो इस टाइम हम चला भी रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज हम चला भी रहे हैं प्रेम कुमार जी, अगर आप देखना चाहें तो ये वो फुटेज है और दिल्ली पुलिस ने उसको जारी किया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में ट्रैक्टर पलट गया था और तब यह हादसा हुआ था। ये विषय जांच का है, मैं कह रहा हूं। मैं इस या उस पक्ष में नहीं बोल रहा। मैं नहीं मानता पुलिस ने बहुत सारी बातें। फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। जब आप पुलिस की जांच नहीं मानेंगे तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है। तलवार निकाल करके पुलिस वालों पर वार किया, क्या वो किसान थे कि नहीं थे? जिन लोगों ने ट्रैक्टर चलाया लाल किले पर और तांडव ठीक है, चलिए, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल मुझे एलएन राव साहब से लेना है। राव साहब, मुझे एक चीज बताइए, ठीक है कि दिल्ली पुलिस अभी कर रही है जांच, दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले को अभी खोल दिया है, उसके थ्रेड की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सब पर नजर है, लेकिन अभी तक मुझे एक चीज की जो 24, 25, 26 लोगों की फोटो दिल्ली पुलिस ने जारी की है, दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम रखा है, अभी तक उसकी न गिरफ्तारी हो पा रही है, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, इतना लंबा वक्त हो गया है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बहुत लंबा वक्त हो जा रहा है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है। देखिए, एविडेंस इकट्ठा इतने बड़े रॉयट्स के केस में एविडेंस इकट्ठा करना बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी का काम होता है। और मैं तो दीप सिद्धू की बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ। दीप सिद्धू को पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ वारंट इश्यू हो गए, उनके खिलाफ इनाम इश्यू हो गया, बचेगा कोई नहीं। लेकिन हाँ, इसमें देरी हुई है, इसमें मुझे भी खेद है कि देरी नहीं होनी चाहिए थी, इसको जल्दी से जल्दी पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन अब मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये लोग पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे इन लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, और जो हमारा टॉपिक था आज की डिबेट का, उस पर अपनी राय रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विपक्ष कह रहा है कि ये खालिस्तान की बात और इस तरह के ट्वीट्स की बात जो सामने आ रही है, ये दरअसल एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, और उसकी सच क्या है, हकीकत क्या है, वो बहुत जल्द जो तस्वीर है वो सामने हो जाएगी। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो काफी हद तक जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है, और प्रोपेगेंडा वाली बात में कम से कम कहीं दम नजर नहीं आ रहा है। इस खास